तो अभी के इस महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि काफ़ी छात्रों का कमेंट के माध्यम से कमेंट आ रहा था कि सर जी आप फार्मूला पूरा का पूरा बता दीजिए। तो चलिए मैं आपके ना फार्मूला को जो है लेकर आया हूँ और जो है ना पूरा का पूरा मैं इसमें फार्मूला दिया हूँ। पूरा चैप्टर का 15 नंबर चैप्टर जो है ना, पूरा जो चैप्टर है पूरा चैप्टर का मैं संपूर्ण फार्मूला जो है ना इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आई होप कि आप शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। एक एक करके हम है ना क्वेश्चन को डिफाइन भी करेंगे और उसके साथ साथ जो है ना मैं इसको है ना यह भी बताएंगे कि इसका फार्मूला क्या है, कैसे इस पर बैठाना है, सारा का सारा मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको है ना यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं और पहला नंबर प्रश्न जो है ना इस प्रकार दिया संख्या 1 नंबर प्रश्न में आ चुका है। कहता है भाज्य बराबर क्या होता है। फॉर्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, बउआ टाइप प्रश्न है। आप क्योंकि ना बच्चे में पढ़े हुए समझिए, ये होता है भाज्य, ये क्या होता है भाजक होता है, ये क्या होता है भाजक होता है, और ये क्या होता है भागफल होता है, ये क्या होता है भागफल होता है, और नीचे क्या होता है शेषफल होता है, ठीक है। तो आप समझिए, इस क्लास को समझिए, सिस्टमेटिक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल, जोड़ क्या होता है शेषफल, ठीक है। तो आपको पुराना है तो कैसे पुराएंगे, देखिए सपोज डेट मान लीजिए किसी का भाज्य कितना है, भाज्य दिया हुआ है, भाज्य 6 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है 6। अब भागफल भाजक दिया हुआ है 2, तो इसको हम डिफाइंड कैसे करेंगे, तो 6 से 2 में भाग करेंगे, क्या मतलब 3 मतलब 6 कट गया। अब यहाँ से 0 क्या होगा, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, भाजक कितना होता है, तो भाज्य आपको दिया हुआ 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 बराबर। अब भाजक कितना होता है, भाजक ये ना होता है, यहाँ पर लिखे ना भाजक, तो भाजक का मान कितना है, तो 2 अगुने, उसके बाद गुना था तो गुना कर दिया। अब भागफल कितना होता है, तो भागफल यहाँ पर दिया हुआ 3 प्लस शेषफल कितना 0, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 दूना 6 में 0 जो क्या होगा 6, तो 6 बराबर क्या हो गया 6। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना दिया हुआ यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि ये जो फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर गुरु जी, तो ये फार्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फार्मूला है। और यहाँ जो है ना क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि क्यों अगर मान 0 आ जाता है तो गड़बड़ा जाएगा, मान हमारा सही से नहीं निकल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ना दिया भाजक बराबर क्या होता है, तो भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बटा में क्या होगा भाजक हो जाएगा, ठीक है। सॉरी भागफल होगा, क्या होगा भागफल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे भागफल, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से ना देख सकते हैं। जब आपको भाजक निकालना है तब, अगर आपको भागफल निकालना है तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला होगा भाज्य माइनस शेषफल बटा में भाजक होता है, ठीक है। याद रखिएगा भाज्य माइनस शेषफल बटा में क्या होगा भाजक हो जाएगा, इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पे ना प्रश्न करता है शेषफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो भाज्य सबसे पहले आएगा, सब में भाज्य आएगा, यहाँ पर भाजक आएगा पहला में, बाकी बस सब में भाज्य आएगा। तो भाज्य माइनस भाजक गुने क्या होता है शेषफल होता है, ठीक है। भाज्य माइनस भाजक गुने शेषफल होता है। इस तरह से याद करते चलिएगा। एक एक प्रश्न काफ़ी शानदार है, क्योंकि आप जानते हैं कि ना आपको जो है ना प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो 1 से 15 से लेकर 20 जो है नंबर जो था वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में या सब्जेक्टिव भी प्रश्न की बात किया है, तो पूरा जो मैथ का फॉर्मूला था वही पूछा जाता है 20 नंबर तक, ठीक है। समझ रहे हैं। चलिए आगे प्रश्न है कि सर जी 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो आप जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है कि उनका मौसा गुने लसा हो जाएगा, क्या होगा मौसा गुने लसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। 2 संख्याओं का आपसे पूछ देगा गुना क्या होता है, तो लसा गुने मौसा गुने लसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, उसमें एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो जब 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है तो एक संख्या गुने दूसरी संख्या यहाँ से निकालें। जब एक संख्या दिया रहेगा तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 संख्या का गुणनफल बट्टा में जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है ना इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि ए गुने बी बराबर क्या होता है, तो उसका लौसा गुने क्या होता है मौसा होता है, लौसा गुने मौसा। ये आपको कोई क्रमांक दिया हुआ जिससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार a, b दिया हुआ है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका लौसा गुने मौसा क्या होता है, तो लौसा गुने मौसा क्या होता है a गुने b होता है, याद रखिएगा, या लौसा गुने मौसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना
8 की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा चैप्टर 2 है। क्या है ये? चैप्टर 2 है और इसका नाम क्या है? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। ठीक है, बात याद रखिएगा, बहुपद नाम है। तो चैप्टर 2 से जो है ना पहला जो है ना क्वेश्चन जो इस प्रकार का निकल के आ रहा है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद जिसका घात कितना होता है? 1 होता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका घात 1 होता है। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो ax प्लस बी, आप इसको जानते होइएगा। ठीक है, फॉर्मूला को। तो उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 9 कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताए। तो अब जानते हैं कि ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? बी एक्स प्लस सी होता है। ये व्यापक रूप होता है किसका? द्विघात बहुपद का। अब इसका जानते हैं इसका घात कितना होता है? तो जिसका घात 2 होता है, क्योंकि द्विघात मतलब तो पावर 2 होना चाहिए। द्विघात मतलब कितना होता है? पावर 2 होना चाहिए, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है जिन्होंने प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को समझते हैं। चलिए, और आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 10 त्रिघात में पूछ रहा है। तो त्रिघात में आप जानते हैं कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या होता है? डी। और यहाँ पर घात देखेंगे तो इसका पावर में सबसे ज़्यादा कितना है? 3 है, तो यहाँ पर घात भी कितना होगा? 3। उसी तरह मैं क्वेश्चन दे दूंगा एक्स 7x प्लस 6, इसी तरह से मैं क्वेश्चन दे दूंगा, सपोज डेट मानते हैं। तो इसका घात कितना होगा? तो सबसे पहले देखेंगे पावर में किसका ज़्यादा है, तो 7 है, तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। तो उसी तरह आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर ना प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। 11 की तरफ बढ़ते हैं तो कहता है द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? जब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होता है? आपको सूत्र बताना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? तो यहाँ पर ए एक्स माइनस, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। मतलब यहाँ पर अब ए भी नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा। एक्स माइनस जो है ना अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस जो है ना अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद फार्मूला निकालेंगे तब। जब आपको शून्य दिया रहेगा तो निकलेगा, जब आपको शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा तो निकलेगा। जब आपको शून्य भी है, जैसे 2 शून्य, जैसे कोई शून्य 6 है और दूसरा शून्य 8 है, तो इसमें क्या करेंगे? ये दोनों शून्य मतलब होता है ये अल्फा का मान है, ये क्या है? बीटा का मान है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करके है ना ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और इस पर हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वो बात याद रखें, बहुपद की जगह यदि कोई समीकरण भी हो सकता है तो केवल उसमें 0 लगा देना। ठीक है, जब आप बहुपद रहेगा तो उसमें समीकरण होगा ना, जब इसमें समीकरण होगा तो केवल उसमें क्या लगाना है? 0 लगा देना, शून्य निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 में है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग। क्या पूछ रहा है? शून्यकों का योग पूछ रहा है। योग पूछ रहा है तो योग पूछ रहा है तो क्या होगा? शून्यकों का योग। योग पूछ रहा है मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, जो बी जो होता है यह एक क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बटा ए जो होता है, सॉरी वो एक्स का गुणांक होता है। बी जो होता है क्या होता है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। अब बटा में ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, इसकी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर जो आपसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का क्या पूछ रहा है? शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो क्या जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। मैंने कि पहले पढ़ाया था, मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ VVI प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका जो फॉर्मूला आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी को क्या बोलते हैं? सी बाई ए। सी को बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं इसको? अचर पद। बट्टा में ए को क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप जानते हैं ना। चलिए आगे प्रश्न का था, यहाँ पर देखिए प्रश्न उठ रहा है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर क्या होता है? तो माइनस बी बाई सी होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, 1 बाई अल्फा दिया रहता है, 1 बाई बीटा दिया रहता है। यहाँ पर आपको पूछ दिया जाता है कि इसका मान क्या होता है। जैसे कि मैंने पहली है ना वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना पढ़े हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम था बहुपद, उसी में ना मैंने पूरा फार्मूला को डिफाइंड किया हूँ, समझे कि ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, आगे प्रश्न है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह भी क्वेश्चन आया था, तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो माइनस बी बाई ए होता है। इस बात को याद रखिएगा। टेलीग्राम में जुड़ जाइए जिसे मैं PDF में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर सिस्टमेटिक तरीके से जो ना आपको मॉडल पेपर सब कुछ का तैयारी कराया जाता है लाइव में। ठीक है, तो लाइव अटेंड करिएगा। एक 6 बजे लाइव होता है, एक 10 बजे होता है, एक है ना
शाम में 7 बजे था। अब बीच में कोई टॉपिक जो है नया नया आपको अपलोड होता ही रहेगा, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए आगे प्रश्न कहता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। ये भी क्वेश्चन को मैंने डिफाइन किया था। गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न जो दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जब आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया रहता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। माइनस डी बाई ए, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर जो है ना चैप्टर नंबर 3, मतलब चैप्टर नंबर क्या है 3 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, पहला में जो दिया हुआ A1/A2 बराबर नॉट A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए जब आपको है ना कोई मान जैसे 5/3 बराबर 6/8, तो इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8। यहाँ पर क्या होगा 5/3 बराबर हो जाएगा 3/4। तो ये बराबर नहीं ना है, तो इसको नॉट इक्वल टू कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉट इक्वल टू। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा, तो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत। उसमें जो हल बनेगा वो क्या होगा, केवल एक हल बनेगा। कितना बनेगा, एक हल। और जो ना वो रूप जो होगा, समझिए ये जो है ना समीकरण दिया उसका रूप जो होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी कहलाएगा। मेरे बाबू याद रखिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। 15 के बढ़ते तो 15 कहता है A1/A2 बराबर B1/B2। जब इस तरह का आपको दिया रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2, ये चीज़ नहीं दिया रहेगा C1/C2, मतलब ये होता है कि ये दो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा, और क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो क्या होगा, जब तीनों अंक बराबर है, जब तीनों अंक जैसे मान लीजिए सपोर्टेड 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 इस तरह से दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, तो इस तरह से जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग कहेंगे सर जी संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा, याद रखिए लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न कहता है 17 में कि रैखिक समीकरण जब इसका दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें कितने हल होंगे। यहाँ पर पूछ रहा है क्या, इसमें कितने हल होंगे। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको जो है सबसे पहले A1/A2 ए का जो मान है यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है -4, उसके बाद सी का मान क्या है, सॉरी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 2 दिया हुआ, यहाँ ना देखेंगे ए का मान 2 है, बी का मान कितना है, तो बी का मान 3 है, और सी का मान कितना है, सी का मान 10 है। ठीक है, तो उसी तरह है A2 का मान, ये A1 था, ये B1 था, ये C1 था। A2 का मान कितना है 3, A2 का मान 3, B2 का मान कितना है, तो B2 का मान -4, और C2 का मान कितना है, तो -2। तो अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और तुलना करेंगे। ठीक है, तो जब इस तरह का आएगा तो क्या करेंगे, ये इन रैखिक समीकरणों को केवल एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि केवल एक हल होगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो केवल एक हल होगा, एक हल होगा। और क्या होगा, ये अद्वितीय हल भी होता है, इसका नाम है। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए कहता है पहला जो इस प्रकार का होता है कि विवेचक सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। जब आपको विवेचक मतलब डी पूछ रहा है तो B² माइनस क्या होता है 4AC। आप जानते हैं ना कि 4AC होता है, इस तरह से हम डिफाइन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते कहता है कि जब आपको जो ना जब मूल वास्तविक और असमान रहेगा तो फॉर्मूला रहेगा B² माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का जो मान है वो इसके बराबर नहीं है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये क्या होगा, ये मूल वास्तविक होगा और अपरिमित रूप से क्या होगा बताइए। चलिए इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है B² माइनस 4AC। जब ये क्या था B² माइनस 4AC, जब आपको ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा, ग्रेटर मतलब है इससे बड़ा है 0, तो क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा। क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा। मेरे बाबू याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर आया वो 8 आया, अब यहाँ पर आया 0, तो ये बड़ा कि ये बड़ा, तो हम कहेंगे ये बड़ा, तो ये मूल वास्तविक होगा। ठीक है, और
वास्तविक और असमान होगा। जब ये बड़ा रहेगा, जैसे इधर कहेंगे तो ये बड़ा कि ये बड़ा, तो जब ये बड़ा रहेगा तो मूल अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान होगा। जब ये ऐसा रहेगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा, तो मतलब होता है ये मान इसके बराबर है। ठीक है, तो मतलब 5 ये भी, तो ये भी क्या होना चाहिए 5, तो ये 0, तो ये भी क्या होना चाहिए 0, तो समझ सकते हैं। तो क्या होगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 कि मूल जो है ना x बराबर 0 दिया हुआ है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2 है। ये किसका है, जब मूल आपको निकालना है, x का मान निकालना तो आप डिफाइन कर सकते हैं। जब अल्फा का मान निकालना है तो क्या निकालेंगे, तो अल्फा का भी मान है ना सेम फार्मूला लगा के बनाएंगे, और बीटा का भी मान आएगा तो बीटा का भी मान क्या आएगा, सेम फार्मूला लगाकर बनाएंगे। ठीक है, कुछ भी पूछे सेम बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम क्या है, तो समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी मतलब एपी का आपको निकालना है फार्मूला। ठीक है, एपी का फार्मूला क्या क्या होता है, तो प्रथम पद जिसको हम क्या बोलते हैं ए, सारा बंदर जिसको बोलते हैं डी, और यहाँ पर क्या है एनवा पद होता है, और उसके बाद होता है एस एन होता है और एन होता है। ठीक है, तो सारा को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो प्रथम पद होता है ए को कैसे निकालते हैं, तो ए को इस तरह से निकालते हैं d2 माइनस d1, मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 से निकाल देंगे। a2 का मान 6 है जबकि a1 का मान 5 है, तो 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, एक यहाँ पर एक AP बन रहा है। ठीक है, उसी तरह है a3 माइनस a2, a4 माइनस a5, इस तरह से समझ रहे हैं ना, a5 माइनस a4, उस तरह से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं प्रथम पद जिसको a बोलते हैं, जिसको हम फार्मूला को डिफाइन करते हैं a2 माइनस a1 से, और सार्वभौमिक जिसको बोलते हैं, जैसे सपोज डेट यहाँ पर a का जो मान है वो 10 दिया हुआ है, समझिए, यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से जब a 10 दिया रहेगा तो इसको निकालेंगे तो a प्लस क्या होगा 9d हो जाएगा, एक कम करके। अगर a 12 दिया हो तो क्या करेंगे, a प्लस 11d हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। चलिए सही बच्चे वीडियो को लाइक कर दिए। अब 24 में है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर क्या ए एन का फॉर्मूला है। ठीक है, जब एनवा पद निकालना है ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, समझिए, जब a निकालना है ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, जब d निकालना है ये भी फॉर्मूला लगेगा, जब an निकालना है पदों का संख्या निकालना है तो ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। अब एस एन बराबर एक फॉर्मूला आता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये an बराबर फॉर्मूला है। ठीक है, एस एन बराबर फॉर्मूला, जब आपसे पूछेगा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बता दीजिएगा। अंतिम पद जब उसको एनवा पद बोलते हैं, ठीक है, तो एनवा पद के लिए यही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अंतिम पद ए माइनस एन 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए क्या है अंतिम पद है। ठीक है, चलिए मेरे बाबू आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना चैप्टर नंबर 6 का जो है ना 6 में जो है ना त्रिभुज दिया हुआ था। त्रिभुज का जो है ना हम लोग जो है ना फॉर्मूला एक एक करके बाद में करेंगे क्लियर, अभी मैं नहीं डिफाइन कर सकता हूँ क्योंकि इस वीडियो है ना काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो इसलिए है ना वीडियो को है ना देखते रहिएगा। ठीक है, जो भी चैप्टर में बता रहा हूँ बेसिक से बता रहा हूँ, अगर आपको है ना और भी फार्मूला चाहिए, इसमें और फार्मूला बाकी है जो कि मैं बताऊँगा आगे, तो यदि इस वीडियो को आपको है ना अगर आप और फार्मूला चाहिए तो इस वीडियो को है ना लाइक कर दिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला है चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 7 से ना इस प्रकार का क्वेश्चन निकल रहा है कि जब क्यों है ना बिंदु इतना दिया हुआ तो किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो चतुर्थांश में बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्लस प्लस होता है प्रथम पद, ये होता है द्वितीय पद मतलब माइनस प्लस, ये क्या होता है माइनस माइनस होता है मतलब तृतीय पद, ये क्या होता है प्लस माइनस होता है मतलब चतुर्थीय पद, ये द्वितीय होता है, क्या होता है द्वितीय, ये तृतीय होता है तृतीय, ये चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये दोनों माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में क्या है बताइए किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मैंने अभी बताया कि जैन ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में है -3, -4, तो जब दोनों में माइनस है तो मतलब क्या है तृतीय पद जा रहा है, तो समझ रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है क्षैतिज रेखा x अक्ष पर जो है ना एक
उदग्र जो है ना रेखा जब खींचेंगे तो वाई अक्ष को क्या कहते हैं बताइए, वाई अक्ष कहते हैं। जब क्षैतिज रेखा पर जो है ना एक्स अक्ष पर जब कोई रेखा खींचेंगे तो वाई अक्ष पर जाएगा, तो ये समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ना कुछ नंबर जो है ना 28 के बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु, मूल बिंदु जिस बिंदु पर जो है क्षैतिज रेखा एक्स और उर्ध्वग्रह जो है ना वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, जब क्षैतिज रेखा एक्स और वाई दिया हुआ है तो क्या होगा, इसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस रेखा है उस पर एक्स और यहाँ पर वाई रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 29, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, और क्योंकि इस बिंदु में जो एक्स और वाई जो है दोनों का मान क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान एक्स वाई जिसमें पहला एक्स को भुजा एक्स और निर्देशांक जिसको बोलते हैं एक्स भुजा निर्देशांक और दूसरे भुजा वाई को वाई निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, जब किसी भुजा के जो है ना, जब आपको किसी भुजा के यहाँ आप देख सकते हैं, जब आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, जब आपको मूल बिंदु दिया रहेगा 29 में ना, 30 के बढ़ते 30 में दिया हुआ था ना, जब किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान एक्स वाई दिया रहेगा तो एक्स जो होता है वो भुजा होता है, भुज होता है। एक्स क्या होता है, भुज होता है, जबकि भुज निर्देशांक होता है, जबकि वाई जो होता है वो कोटि निर्देशांक होता है। ठीक है, तो आगे मैं डिफाइन करूँगा चैप्टर बाय चैप्टर, मैं फॉर्मूला के साथ में अभी बता रहा हूँ। आगे मैं है ना क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सबका सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप क्वेश्चन को है ना आंसर को देते रहिए। आगे है भुजा एक्स का निर्देशांक की क्या होता है। ठीक है, तो किसी बिंदु के वाई अक्ष से दूरी की है ना उस बिंदु की भुज जो है ना यो एक्स निर्देशांक का था। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब एक्स निर्देशांक दिया रहता है तो क्या नहीं, वाई अक्ष पर निकालेंगे तो भुज कहलाता है, भुज एक्स अक्ष के निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, आगे है 32 में कोटि या कोटि वाई निर्देशांक क्या होता है। जब कोटि एक्स अक्ष पर पूछ रहा था, वाई अक्ष पर पूछ रहा है, तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष पर जाएगा। जब वाई पूछेगा तो एक्स और एक्स पूछेगा तो वाई, तो बिंदु की जो है ना कोटि जो है ना होती है और इसको निर्देश दिया जाता है। ठीक है, निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर ए में जिसे इस तरह से दिया हुआ है, समझिए 5,-4। मैं क्वेश्चन से डिफाइन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बार बार कि मैं क्वेश्चन लेकर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो कहेंगे क्या कि 5,-4 दिया हुआ है, समझिए, तो किस चतुर्थांश में स्थित है बताइए। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ 33 में था ना जी, 5,-4 है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, तो यह एक भुज है। क्या है, भुज है। यहाँ पर पूछ रहा है का मान क्या है। ठीक है, तो यह क्या है, 5 एक भुज है, 5 क्या है, भुज है, जबकि 4 क्या, एक कोटि है, 4 क्या, एक कोटि है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 है, x,0 दिया रहता है, तो y अक्ष के किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,y हो जाएगा। सिंपल है, समझ। जब x,0 दिया रहेगा तो इस 0 को उठा लेंगे इधर और x के बदला में क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 35 के बढ़ते हैं। तो 35 में दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो x² x2 माइनस x1 क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 के बढ़ते हैं। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से जब किसी बिंदु की दूरी निकालना है तो क्या होगा, √x² प्लस y² होता है। ठीक है, माध्य बिंदु निर्देशांक जिसको x y बोलते हैं, जब आपको दोनों चीज़ दिया रहेगा तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा कि x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2, यह फॉर्मूला बनेगा निर्देशांक, माध्य बिंदु का निर्देशांक, किसका, माध्य बिंदु निकालने का लोग बोलेगा तो ये फॉर्मूला आएंगे। त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, जब केंद्रक पूछेगा तो क्या होगा, x1 प्लस x2 x प्लस x3, उसमें 3 क्वेश्चन जो दिया, 3 प्रश्न दिया हुआ है, 3 जो है ना मान दिया रहेगा। ठीक है, उससे समझ सकते हैं, जैसे 6,8, 13, तो ये 3 है ना, तो x1 x2 x3 इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3 और 2 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 होगा या 3 होगा बताइए। तो आज में अगर आपको है ना कि कोई दिक्कत होगा
तो कमेंट बॉक्स में बता सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुण A1 x1 इंटू में y2 माइनस y3 और प्लस ब्रैकेट लगाएंगे और क्या होगा x2 इंटू में है ना y3 माइनस y1, उसके बाद ना प्लस x3, उसके बाद y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये y2 है, ये y3 है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि फार्मूला आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 15 से लेकर 20 मार्क्स तक फार्मूला से पूछता है और चैप्टर नंबर 8 से तो काफ़ी ज़्यादा फार्मूला होता है, तो बहुत सारे बच्चों को फार्मूला भी याद नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ h, मतलब क्या दिया हुआ बताइए, h को क्या बोलते हैं समझिए, h को बोलते हैं ऊंचाई, h को क्या बोलते हैं ऊंचाई, समझिए इसको क्या बोलेंगे मेरा बाबू, ऊंचाई बोलेंगे। समझिए लंब गुने कर्ण में आधार होता है, समझिए तो लंब होगा, उसके बाद है ना कर्ण हो जाएगा, उसके बाद है ना आधार होता है। ठीक है, तो इसका जो मैं फार्मूला देने वाला हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ। समझिए यहाँ देख सकते हैं कि जब आपको AC निकालना है, AC स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, क्या होता है BC स्क्वायर। अब यहाँ से AB निकालेंगे तो क्या होगा, AB बराबर क्या होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इसी से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, एक बच गया BC बच गया, तो BC का फार्मूला क्या होता है, BC का फार्मूला आप जानते हैं ना कि AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, क्या होता है माइनस AC स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे। अब जब यहाँ से आपको निकालना है कि AC स्क्वायर बराबर नहीं निकालना, सिर्फ AC निकालना है। AC स्क्वायर का फार्मूला होता है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यही ना होता है, यही होता है। तो यहाँ पर से आपको AC सिर्फ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको स्क्वायर जो है रूट में भेजा दी के निकल गया, बस इतना ही निकालना है। अब इसको फाइंड आउट कर देना, मान निकाल देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ना आपके मैंने 3 फार्मूला बताया, तो तीनों फार्मूला यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है। समझिए B को बेस बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ना, B को बेस, H को ऊंचाई, P को क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। ठीक है, कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण आधार लंब और उसके बाद आधार दिए, ये कर्ण है, H क्या है कर्ण है। ठीक है, और P क्या है, ये लंब है, क्या है लंब, और H क्या दोगे, H हो गया, P हो गया, B क्या है B, तो ये आधार है, बेस आधार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर है क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते तो कहता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। आप जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा आधार होता है। ठीक है, कर्ण बट्टा आधार, ल आ ल क आ। मैं आपको जोरदार ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप समझिए। ठीक है, उस ट्रिक के माध्यम से समझ गए तो आपको है ना कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे ल, यहाँ पर लिख देंगे आ, यहाँ पर लिख देंगे ल। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे क, यहाँ पर क, उसके बाद आ। मतलब क्या हो, ये साइन है, ये क्या है साइन, ये क्या है कॉस, क्या है कॉस, ये क्या है टेन। तो आप जान गए ना, फॉर्मूला बना लीजिएगा, ल आ ल क आ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। अब यहीं से क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन, तो यहाँ पर कॉसेक हो जाएगा, सेक होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक जो है ना साइन का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा जो है ना अगला प्रश्न का जवाब होगा वो हो जाएगा। जैसे हम टेन को हम लिख सकते हैं, समझे, समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी फार्मूला दिया हुआ है वो फार्मूला आपको नोट कर लेना है एक एक करके, समझिए, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में चाहिए तो मैं आपको, चलिए हिंदी में आपको बताते हैं कि हिंदी में कैसे इसको समझेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है ना याद तैयारी किए गए। देखिए मैं PDF से भी है ना लिख कर भी लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ स्टडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा कि कर्ण निकालेंगे तो रूट अंडर में जाएगा, समझिए, लंब स्क्वायर जोड़ आधार हो जाएगा, समझिए। यहाँ से आप है ना कर्ण जो हटाइएगा स्क्वायर तब निकलेगा ये। ठीक है, तो यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब निकालेंगे तो रूट अंडर में चला जाएगा, जो चीज़ लिखा हुआ यहाँ चीज़ आपको फाइंड कर देना। ठीक है, यहाँ समझ सकते हैं। और यहाँ पे इन्हें AC स्क्वायर फॉर्मूला होता है AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB स्क्वायर फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा फाइंड करके रखा हूँ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते और यहीं पर ना यहाँ पर फॉर्मूला होता है साइन A बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, समझिए, लंब बट्टा कर्ण।
कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, जबकि tan ए बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, और कॉसेक के बराबर क्या होता है तो इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, मैंने पहले बताया कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अब यहाँ पर उल्टा करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे वाला रहेगा वो ऊपर, ऊपर वाला रहेगा नीचे, ठीक है, तो आधार बट्टा कर्ण तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, उस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दिया था लंब बट्टा कर्ण, तो कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, ठीक है, किसका कॉसेक का। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो यहाँ पर कर्ण बट्टा क्या होगा आधार हो जाएगा, समझ रहे उल्टा हो जाएगा। और कॉट को हमने टैन बोलते हैं, तो यहाँ पर लंब नीचे जाएगा आधार ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं मेरे बाबू। और इंग्लिश में चाहिए तो यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं मैंने पूरा डी प्रेजेंट किया हूँ। और यहीं पर आपसे पूछ देता है कि साइन सी का वैल्यू क्या होता है, तो ए बी बट्टा में यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बट्टा ए सी। और यहाँ पर पूछ देगा कि कॉस सी का वैल्यू क्या होता है, कॉस सी का वैल्यू क्या होता है, तो बी सी बट्टा क्या होगा ए सी हो जाएगा। पलट जाते हैं, जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं तो पहले यहाँ पर लंब था, यहाँ पर क्या था कर्ण था, यहाँ पर क्या था कर्ण, यहाँ पर क्या था आधार। तो जैसे ए सी का पूछेगा ना, जैसे ना साइन सी का वैल्यू क्या होता है, साइन सी का वैल्यू, तो सी में जाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिए क्वेश्चन को। चलिए थोड़ा सा कलर ले लेते हैं। चलिए तो समझ रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन नोट कर लिए फटाफट से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है समझिए। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें तो बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अब बाहुबली ट्रिक मैंने बताया कि PBP मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, मतलब होता है लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार, समझ रहे, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और यहीं पर है यहाँ पर चैप्टर जो है ना वो क्या दिया हुआ संख्यात्मक मान का जो सारणी है चैप्टर नंबर 8 का, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं थीटा का जो मान है, थीटा को क्या बोलते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, समझिए इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए जब आपको 0 डिग्री मान दिया रहेगा किस में साइन में, तो उसका वैल्यू होता है 0। कॉस साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 हो जाता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन जो है ना 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना एक एक करके नोट कर लीजिए, आपके बुक में होगा ये समझिए, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बता रहे। कॉट थीटा का फॉर्मूला था 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट, और उसके बाद 30 डिग्री का मान √3 हो जाता है, 60 डिग्री का मान 1 होता है, और 90 डिग्री 45 डिग्री का मान 1 होता है, 90 डिग्री का मान 1/√3 हो जाता है, और यहाँ पर 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हैं, और आगे हम ले चलते हैं वो PDF में। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर एक एक करके लिखा हुआ, जो जिस यहाँ पर देख सकते हैं कहता है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, मेरे बाबू याद रखिएगा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे साइन, तो क्या निकालेंगे साइन, तो साइन जब निकालेंगे तो इधर क्या बचेगा, तो यहाँ पर ऊपर साइन के बराबर साइन जो लिखेंगे साइन बराबर क्या लिखेगा 1, अब बट्टा में क्या होगा कॉसेक हो जाएगा, इस तरह समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा जी, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस तरह से देख सकते हैं समझिए, यहाँ पर दिया कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा का मान निकाल के यहाँ पर आपको बताया गया, ठीक है, क्लियर समझ लीजिएगा। अब कॉस थीटा का जो फॉर्मूला आता है 1/सेक थीटा होता है, क्या होता है 1/सेक थीटा होता है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो अभी प्लीज़ लाइक कर ही दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है समझिए, इस तरह का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, समझिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/कॉस थीटा, टेन थीटा का गुने कॉस थीटा का मान होता है 1 को समझिए, और टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला 1/tan थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला sin/cos थीटा, और एक और होता है समझिए आगे बताएंगे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है cos/sin थीटा, ठीक है, sin थीटा। और यहाँ पर नहीं tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा डी, तो tan स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा फिर से पूछ दिया है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर बराबर के बाद जो है ना
यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा के बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 माइनस टेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन बाई कॉट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 50 सब नोट करते चलिएगा। कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो कॉस थीटा और बट्टा में क्या होगा साइन थीटा, यही ना होता है जी। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉट निकालना है जी। ठीक है, तो यहाँ से कॉट का एक फॉर्मूला और होता है कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब बट्टा में 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना वो डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 को बढ़ते हैं। तो कहते हैं 51 में कॉट थीटा हो गया, 52 में कि साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। अभी यहाँ पे ए भी दे सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, साइन 90 माइनस ए भी दे सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जल्दी बताइए, कॉस होता है। क्या होता है जी, कॉस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 कि साइन हो गया, अब यहाँ पर कॉस दिया हुआ है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। अब यहाँ पर दिया हुआ है 53 में कि टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टैन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉट थीटा होता है। अब यहाँ से कॉट निकालेंगे तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। और यहाँ पर 24 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू क्या होता है, तो आप जानते हैं कि 1 होता है, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 56 के बढ़ते हुए कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर अगर थीटा आपको दिया रहेगा तो क्या निकालना है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे, तो बराबर क्या होता है जी बताइए। तो ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप नोट कर दीजिएगा। और यहाँ से आपको साइन निकालना, ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना है, ये साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ साइन निकालना है, तो रूट में चला जाएगा डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस इतना ही करना है। ठीक है जी, बिजनेस इतना ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे दिया हुआ, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि हम अभी बताएं कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पर से कॉस निकालेंगे तो क्या होगा, ये रूट में जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस रूट अंडर 108 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसी तरह साइन है, साइन में दिया हुआ है, साइन में भी ऐसा ही लिखेंगे। 58 हो गया, 58 की तरफ बढ़ते हैं तो सेक लिखा हुआ है जी, सेक थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस क्या होता है साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, सेक थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 58 के बढ़ते हैं, कहता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया वो फॉर्मूला आ गया इसमें। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, 60 की तरफ बढ़ते हैं तो 60 में दिया हुआ है कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, यहाँ से आपका लिए सारणी तैयार किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं डेरी चार्ट समझिए, और सारणी तैयार किया, एक एक करके नोट करते चलिएगा फटाफट। ठीक है, इसका मैं PDF भी बता दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना आ चुका है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 के बढ़ते, तो याद रखिए मेरे बात, त्रिभुज में ना त्रिकोणमिति में पाई दिया रहता है। ठीक है, और पाई का जो मान होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है, मेरी बात भी याद रखिएगा। पाई का मान कितना 180, पाई बाय 2 का मान कितना होता है 90 डिग्री, पाई का मान कितना 180 बट्टा में 2, मतलब काटेंगे क्या होगा 90 डिग्री नहीं होता है, तो पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, अब पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री। इस तरह याद रखिएगा। नोट नंबर 9, मतलब अध्याय चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ते तो हम 9 में भी दिया हुआ है, इसमें कुछ सूत्र नहीं है। ठीक है, 10 की तरफ बढ़ते तो 10 में जो सूत्र दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 10 के जो सूत्र दिए उसको समझते हैं। वृत्त पर क्या है, अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये फॉर्मूला है। वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा क्या रहता है, खींची जा सकती है। ठीक है, अनेक स्पर्श रेखा क्या जाता है मेरे बाबू, वो खींची जा सकती है। ठीक है, क्लियर समझना है। चलिए आगे प्रश्न कर रहा है कि वृत्त पर किसी बिंदु एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो क्या कराएगा। किसी भी वृत्त पर किसी बिंदु के कोई वृत्त है, इसको एक बिंदु, इस पर कितना रेखा खींचे,
किसी बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा क्या होगा, ये छुएगा इस तरह से, जैसे यहाँ पर दिया हुआ तो यहाँ पर छुएगा। ठीक है जी, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी भी बाह्य बिंदु पर है ना केवल कितना रेखा खींची जा सकती है, 2 रेखा खींची जा सकती है। वृत्त की किसी भौतिक बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। कोई भी एक भौतिक विधि है तो उससे कोई क्या होगा, कोई भी स्पर्श रेखा उससे नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो काफ़ी शानदार चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए एक एक करके हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 12 में है, वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा उसका जो उपयोग होगा, कैसे उपयोग करना है, ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे, एक एक करके फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ, मतलब क्या होता है, यहाँ पर आर दिया हुआ, तो व्यास निकालना है आपको। क्या निकालना है, व्यास। आर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2 होता है। क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर क्या आ गया, व्यास बटा 2। ठीक है, तो व्यास मतलब डी बट्टा क्या होगा 2, तो डी का मान लें 8 है, तो बट्टा में 2 काटेंगे तो क्या होगा 4। तो मतलब सपोज डेट यहाँ पर आर का जो वैल्यू क्या निकलेगा, 4 निकल गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे इसमें दिया जो ना क्वेश्चन जो दिया हुआ समझिए। यहाँ पर अर्धवृत्त का जो ना परिधि दिया हुआ। अब अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है आपको बताना है। अर्धवृत्त की परिधि आपको क्या होता है, आप जानते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें पाई दिया हुआ, उसके बाद ना आर दिया हुआ, पाई दिया हुआ, उसके बाद आर दिया हुआ, प्लस में ना 2 आर दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आर क्या है, कॉमन, तो आर ले लेंगे। उसके बाद क्या बचेगा, आर है ना, उसके बाद बचेगा इधर आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर पाई बचेगा, पाई प्लस 2 बच जाएगा ना जी। तो ये हम ऐसे भी है ना लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। और यहाँ पे ना क्वेश्चन 68 में वृत्त की परिधि क्या होता था, 2 पाई आर। याद रखिए मेरे दोस्त, तो 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। और अर्धवृत्त की जो परिधि होता है क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोनों तरफ से मैं बता रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2, ये भी हो सकता है। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि मैंने पहले बताया, अर्धवृत्त की जो परिधि होता है वो इस तरह से होता है, और दूसरा जो है ना पाई आर स्क्वायर बट्टा में क्या होगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। और यहाँ में क्वेश्चन 59 के बढ़ते कहता है कि वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब वृत्त है ना, कोई वृत्त है उसका पूरा क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर करके निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। और 70 में दिया इस पर क्वेश्चन है कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप जानते हैं कि थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त का चाप की क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का चाप जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है जी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 1/4 गुण हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर आप पाई का मान रखना पड़ेगा। अब जानते हैं कि पाई का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 3.14 भी होता है, और 22 बट्टा क्या है, 7 भी होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको कमेंट के बॉक्स में हम बताइएगा कि √3 का मान कितना होता है, आपको बताना है। ठीक है, √3 का मान कितना होता है आपको बताना है मेरे बाबू, √3 का मान कितना होता है। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए थोड़ा सा √3 का मान। चलिए यहाँ देखिए कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर √3 का जो मान है वो दशमलव में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वृत्त का जो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप जान गए। अब है कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड संगत के चाप की लंबाई। ठीक है, त्रिज्याखंड के संगत की चाप की तो संगत जैसे पूछेगा ना, इसमें दिमाग में लगाना कि थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर जो कि है ना वो क्या होता है, तो थीटा बटा 360 गुने ये एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है ये, लेकिन यहाँ पर अगर संगत पूछेगा तो 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जी, 2 पाई आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है जी, वर्ग का विकर्ण क्या होगा बाबू बताइए। तो भुजा गुने √2 हो जाएगा। ठीक है, भुजा गुने √2 हो जाएगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा है, 4 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हो चैप्टर नंबर 13 में बढ़ते हैं। तो 13 में जो दिया हुआ है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में बताया। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, तो रूट अंडर में लिखेंगे एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयतन का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसको हम क्या बोलते हैं, एल गुने बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एल गुने क्या बोल सकते हैं, बी भी बोल सकते हैं।
समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो ना क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो यहाँ पर देखिए थी। यहाँ पर है ना थोड़ा सा मैं समझ लेता हूँ, कहाँ गया जी। ओ हम लोग जो है ना यहाँ पर पढ़ चुके थे नहीं है। तो यहाँ पर 13वां चैप्टर जो पढ़ रहे थे तो इसमें क्या दिया था, तो यहाँ पर ना इसके बारे में मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, मेरे याद रखिएगा। तो घन का विकर्ण क्या होता है, तो भुजा गुने √3 दिया हुआ है। ठीक है, भुजा गुने √3। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का विकर्ण ऊपर दिया था, घन का नीचे क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 81 में देखिए, 81 में घन का आयतन क्या होता है, तब भुजा क्यों होता है, क्या होता है जी, भुजा क्यों होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। घन का विकर्ण क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और इसमें रूट लगा दूँ, बस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर घन का जो ना क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई और ऊंचाई प्लस लंबाई होता है, इस तरह। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, 2 इंटू क्या होगा जी, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 34 की तरफ बढ़ते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr होता है, क्या होता है, 2πr/h होगा, क्या होगा, 2πr/h होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर है ना क्वेश्चन नंबर जो है ना 85 की तरफ बढ़ते हैं। तो घन का जो आयतन होता है कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, यहाँ पर देखिए आप जो है ना यहाँ पर नोट करते चलिएगा, स्क्रीन का है ना लाइट बढ़ा लीजिएगा और यहाँ पर नोट करते चलिएगा। काफ़ी लंबा ज़्यादा लेंदी वीडियो बढ़ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये मैं आपको पूछा था कि √3 का मान क्या होगा। ठीक है, जैसे पाई का मान 22/7 होता है और 3.14 होता है, तो √3 का मान कितना होता है आपको बताना है। बेलन का आयतन होता है πr² होता है, क्या होता है, πr² होता है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन का सूत्र इसको बोलते हैं, हीरोन का सूत्र। ठीक है, यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल π4r²। ठीक है, 4πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, उसके बाद शंकु के तिर्यक ऊंचाई होता है एल बराबर होता है, क्या होता है, √अंडर में h² प्लस r², बस हो गया। ऊंचाई का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर, बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर शंकु का है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l हो जाता है, क्या होता है, πr। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो πr/l प्लस क्या होगा, πr²। पाई कॉमा लेंगे तो क्या होगा जी, पाई कॉमा लेंगे और आर कॉमा लेंगे। ठीक है, πr कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा, एल प्लस ना एल प्लस जो है क्या बचेगा, एल प्लस आर बचेगा। ठीक, r² बचेगा, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एल प्लस r²। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 गुने πr² होता है, क्या होता है, 1/3 गुने πr²। शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है मेरे बाबू, वो जल्दी बता दो फटाफट, जल्दी से जल्दी, है ना, ये वीडियो को नोट करते चलिएगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पाई इंटू में r1 प्लस r2 इंटू में गुने 1 दिया हुआ। ठीक है, तो r1 प्लस r2 इंटू में 1 इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल वो यहाँ पर पाई लगा देंगे, फिर उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे r1 प्लस r2 और गुने 1 प्लस फिर से लिखेंगे πr/l² प्लस πr/2 में स्क्वायर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 मरते देंगे कि पहले से एक r बन चुका था, इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे है शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, तो 1/3 πh इंटू में होगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर, नाम दे दिया, बस हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, समझ रहे। तो अब आगे जो आ रहा है चैप्टर नंबर 14, इसका नाम सांख्यिकी है। इसको सांख्यिकी हम समझते समझे एक एक करके है ना, बहुत ही मस्त सवाल है इसमें। तो माध्य पूछा, माध्यक बहुलक, और उसके बाद ना माध्य पूछना। ठीक है, माध्यक उसके बाद है ना बहुलक, उसके बाद बहुलक, दो तरह का बहुलक। ठीक है, समझेंगे। तो माध्य जो होता है वो सिग्मा fx बट्टा में
एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एफ एक्स भी लिख सकते हैं या एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कोई नंबर होता है उसको गिन सकते हैं, उसको एफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुला का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बताइए, बहुला का सूत्र होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुला का जो सूत्र होता है एल प्लस दिया हुआ है वो इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ना ये माध्य का सूत्र दिया होता है एल प्लस जो है ना n/2 इंटू में सी एफ बट्टा में एफ गुने 1, ठीक है। इस तरह से समझ रहे हैं। अब बहुला का जो सूत्र है 3 गुने माध्यक माइनस टू माध्यक, इस तरह से आप देख सकते हैं। फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिफाइंड अभी नहीं करना है जी, डिफाइन करेंगे तो फिर बहुत सारा लेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रायिकता में आ गया, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जानिए। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है 0, सबकी संभव घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, इस तरह से समझ सकते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा बाबू जी, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, ठीक है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, जानते हैं आप प्रायिकता का सूत्र घटनाओं की संख्या बट्टा में कुल घटनाओं की संख्या, ठीक है। घटनाओं की संख्या बट्टा में कुल घटनाओं की संख्या, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो है ना फॉर्मूला, ऑल फार्मूला जो है ना मैं बताया समझिए। यदि आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर कहीं भी है ना हमारे बोलने से या मिस्टेक हुआ होगा समझिए, क्योंकि मैं ना वहाँ पर जो था जिस समय वीडियो बना रहा था वहाँ पर ना थोड़ा नींद में था, इसलिए ना कोई गड़बड़ हो चुका होगा, ये नहीं कहते कि हम नहीं होगा समझिए, तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो तब तक लिए आप सभी का फिर से धन्यवाद। अगर आपको है ना इसी तरह का और प्रश्न चाहिए समझिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन को डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है, तो उसके लिए है ना इस वीडियो में जो है ना कमेंट कर दिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।